Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 21st of June 2021. तो गाइस आज है तारीख 21 जून 2021। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। नाउ बढ़ते हैं आगे। और गाइस अगर आप लोग को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोग को टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहां से जाकर आप लोग इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। और ये है मेरी इंस्टाग्राम आईडी दीपक यादव एजुकेशन, यहाँ पर जाकर मुझे फॉलो कर लेना और अपनी जितनी भी क्वेरीज हैं मुझसे आप लोग यहाँ पर पूछ सकते हो। इसका लिंक भी अगेन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो चलो शुरुआत करते हैं, देखेंगे आज के टॉप न्यूज़ आर्टिकल्स को। जितने भी आर्टिकल्स इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिर्फ और सिर्फ टू द पॉइंट यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं। तो ये आ जाता है आज का सबसे पहला आर्टिकल, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसको डिस्कस करने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है वो आप लोगों को स्क्रीन पर नीचे की साइड दिख रहा होगा। अगर आप लोगों ने कल वाला डेली करंट अफेयर का वीडियो देखा है तो इस क्वेश्चन को आप सभी लोग इजीली सॉल्व कर पाओगे और क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है क्वेश्चन? विच ऑफ द फॉलोइंग आर दी मेजर कंपोनेंट्स ऑफ डीप ओशन मिशन। तो ये जो डीप ओशन मिशन है पिछले कुछ दिनों में काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है, मैं डिटेल में इसके बारे में पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को। कल ही मैंने डीप ओशन मिशन के बारे में पढ़ाया है। तो अब क्वेश्चन ये है कि आपको ये बताना है कि ये जो कंपोनेंट्स हैं, ये 3 कंपोनेंट्स बताए गए डीप ओशन मिशन को लेकर और फिर उसके बाद कुछ ऑप्शन दिए गए। तो आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, तो कंपोनेंट्स क्या क्या है? पहला कंपोनेंट तो ये है कि यार डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजीज फॉर डीप सी माइनिंग और मैन्ड सबमर्सिबल के लिए करा गया है। या फिर डीप ओशन मिशन के अंदर इसका एक कंपोनेंट ये भी है कि डीप ओशन सर्वे और एक्सप्लोरेशन होगा इसके अंदर। या फिर एक कंपोनेंट ये भी है एनर्जी एंड फ्रेश वाटर फ्रॉम द ओशन के ऊपर वर्क किया जाएगा। तो सही आंसर आप लोगों को बताना है। ऑप्शन आपके सामने ये है। पहला ऑप्शन है फर्स्ट एंड 3 ओनली। ठीक है, यहां से आपको देख के बताना है कंपोनेंट्स के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स इसके अंदर आते हैं। सेकंड ऑप्शन है फर्स्ट एंड सेकंड ओनली। थर्ड ऑप्शन है सेकंड एंड थर्ड ओनली। एंड फोर्थ वन ऑप्शन है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, मतलब तीनों ही सही हैं क्या? तो आप लोग सभी लोग ट्राई करना क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट और इसी ट्रिक से जो है क्वेश्चन पूछता है यूपीएससी, अगर आप लोग प्रीलिम्स पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर देखोगे तो। अब हम लोग बात करते हैं आर्टिकल नंबर 1 की तरफ। तो यहाँ पर रोड एक्सीडेंट्स को लेकर चर्चा करी गई है। जो हमारे मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट है, इनका कहना यह है कि सरकार का टारगेट रखा गया है कि आने वाले टाइम पे लगभग साल 2024 तक जो रोड पे एक्सीडेंट हो रहे हैं उसको 50% तक कम किया जाए। ठीक है, यानी कि रोड एक्सीडेंट्स को कम किया जा सके। वो कैसे करेंगे आगे हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात यहाँ पर और चीज़ हुई है, इन्होंने बधाइयाँ दी FICCI को, क्योंकि हुआ क्या है, रोड सेफ्टी को लेकर एक अप्रोच रखा गया है जिसका नाम दिया गया है सफ़र। उसके बाद मिनिस्ट्री ने यहाँ पर अनाउंस ये भी किया है कि एक इंडिपेंडेंट रोड सेफ्टी काउंसिल होगा जिसको हेड करेंगे एक रिटायर्ड IAS ऑफिसर, और ये भी 15 दिन के अंदर एक काउंसिल बनाया जाएगा जो कि इन चीज़ों को लेकर डिस्कशन करने वाला है, इन चीज़ों के ऊपर स्टेप्स उठाने वाला है कि किस तरीके से हम लोग रोड एक्सीडेंट्स को कम करने वाले हैं। तो इन चीज़ों के ऊपर फोकस किया जाएगा। इंपॉर्टेंट चीज़ यह है जो ब्लैक स्पॉट होते हैं ये क्या होता है, तो न्यूज़ में यहाँ पे आप देख पाओगे जो मिनिस्टर हैं उन्होंने इस चीज़ के ऊपर फोकस किया है कि आज के टाइम पर आइडेंटिफाई किया जाए कौन कौन से ब्लैक स्पॉट हैं, और हर एक स्टेट में, हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर एक सिटी में, चाहे वो राज्य हो, चाहे वो जिला हो, चाहे वो शहर हो, सभी जगह पर यहाँ पर आइडेंटिफाई करे जाएंगे इस ब्लैक स्पॉट को। ब्लैक स्पॉट इस पर्टिकुलर एरिया को डिफाइन किया गया है। मान लो 500 मीटर का ये एरिया है जहां पर 5 एक्सीडेंट्स हुए हैं और साथ ही साथ लगभग 10 फैटलिटीज़ भी देखने को मिल रही हैं इसी तरीके से, और ये पिछले 3 सालों में देखने को मिला है। उसको एक स्पॉट एरिया का ब्लैक स्पॉट का डेजिग्नेशन दिया जाएगा और उन एरियाज़ को आइडेंटिफाई किया जाएगा और वहाँ पर चीज़ों को और अच्छे से डेवलप किया जाएगा, क्या क्या वहाँ पर कमियाँ हैं। ठीक है, मतलब बहुत सारी होता है ना कि रोड्स वगैरह खराब हैं, बहुत सारी सिचुएशन ऐसी है जिसकी वजह से एक्सीडेंट्स बढ़ जाते हैं, तो उन चीज़ों के ऊपर फोकस करके एक्सीडेंट्स को कम से कम किया जाएगा, ऐसा यहाँ पर कहना है हमारे मिनिस्टर के द्वारा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। आर्टिकल नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछले 2 दिनों से काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ के अंदर है। देखो यहाँ पर ये एक तरीके से अवेयरनेस आर्टिकल आप कह सकते हो। तो साइबर अटैक, अगर यहाँ पर साइबर फ्रॉड कुछ होता है, ठीक है, तो साइबर फ्रॉड के लिए यहाँ पे एक हेल्पलाइन नंबर लेकर आ चुकी है सरकार। अगर किसी के साथ कुछ होता है तो आप लोग जाकर इस हेल्पलाइन नंबर पर जा सकते हो। ठीक है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है अवेयरनेस इसके बारे में, आप लोगों को ही फैलानी है, आगे तक इस हेल्पलाइन नंबर को पहुंचाओ ताकि कोई अगर ये इश्यूज़ फेस करता है तो उसको यहाँ पे मदद मिल सके। तो ये जो हेल्पलाइन नंबर है वो है 155260, याद कर लेना। अब इससे क्या है, यहाँ पर सेफ एंड सिक्योर डिजिटल पेमेंट्स वगैरह यहाँ पर मेंटेन करवाया जाएगा हमारे यूनियन होम मिनिस्टर के द्वारा।
और इसको मेंटेन करने के लिए जो है ये हेल्पलाइन नंबर लाया गया है, क्योंकि आज के टाइम पर बहुत ज़्यादा साइबर फ्रॉड देखने को मिल रहा है, फाइनेंशियल लॉस हो रहा है, किसी के नाम पर कोई पैसा मांग रहा है। आप लोगों के साथ ही बहुत बार हुआ होगा कि किसी के नाम से कोई कॉल आ रही है, ठीक है, उसको पैसों की ज़रूरत है। इन सोशल मीडिया पर ज़्यादातर मैसेज आ जाते हैं कि हाँ मुझे पैसों की ज़रूरत है, लेकिन वो बंदा कोई और है, फेक आईडीज़ बनाकर ये लोग पैसा मांग लेते हैं। तो ये जो अगर आपके साथ ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही है तो आप इस हेल्पलाइन नंबर पर गो थ्रू कर सकते हो, ये आप लोगों की काफ़ी हद तक मदद करेंगे। और साथ ही साथ यहाँ पर जो आज के टाइम पर बहुत सारा मनी का लॉस देखने को मिल रहा है लोगों को, वो चीज़ यहाँ पर कहीं ना कहीं सुधरती हुई नजर आएगी। उसके बाद जो ये हेल्पलाइन नंबर है कहाँ कहाँ पे कवर किया जाएगा, अभी पूरे भारत के लिए नहीं है, अभी सिर्फ और सिर्फ आप कह सकते हो कुछ एरियाज़ हैं, जैसे कि कुछ स्टेट्स हैं और यूनियन टेरिटरीज है, जैसे कि यहाँ पर छत्तीसगढ़ हो गया, दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। तो इन एरियाज़ में जो है ये हेल्पलाइन नंबर अपना कवरेज देगा। यहाँ पर आप लोग इस हेल्पलाइन नंबर का इस्तेमाल कर सकते हो। और अगर हम बात करें टोटल की, तो कंट्री की लगभग 35% पॉपुलेशन है जो कि इसके अंडर में कवर हो जाती है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की, आर्टिकल नंबर 3। अगेन एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल बताया यह गया है, जो बर्थ और डेथ रजिस्ट्रेशन है वो लगभग 2019 के अंदर अगर हमने मेजर करा है तो वो थोड़े से बढ़ते हुए नजर आए। मतलब बर्थ रजिस्ट्रेशन भी ज़्यादा हुआ है और डेथ रजिस्ट्रेशन भी ज़्यादा हुआ है, लोगों का जन्म भी ज़्यादा हुआ है और मौत भी ज़्यादा हुई है, ऐसा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब ये रिपोर्ट पब्लिश करी गई है और रिपोर्ट के अंदर ये सारी चीज़ें बताई गई हैं, लेकिन अभी भी कुछ राज्य ऐसे हैं, कुछ यूनियन टेरिटरीज ऐसे हैं जो कि काफ़ी पीछे रह चुके हैं इस मामले में, जहाँ पर सेक्स रेशियो जो है वो काफ़ी हद तक कम देखने को मिल जाएगा। थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं क्या मुद्दा है बर्थ और डेथ को लेकर। तो ये जो लेवल है बर्थ रजिस्ट्रेशन का, ये काफ़ी हद तक बड़ा है। अब ये डेटा कब का है, ये 2019 का डेटा है। इसको कंपेयर करें हम लोग 2018 से, तो 2018 में लगभग ये 87.8% के आसपास आपको बर्थ रजिस्ट्रेशन देखने को मिलेगा। लेकिन इसी बर्थ रजिस्ट्रेशन को हम 2019 के अंदर नोटिस करें तो वो लगभग 92.7% हो जाता है। तो मतलब ये काफ़ी हद तक बड़ा है। उसी तरीके से डेथ की बात करें तो डेथ भी काफ़ी हद तक बढ़ती हुई आई है। डेथ रजिस्ट्रेशन भी 2018 में 84.6% के आसपास हुआ करता था, बट इसको कंपेयर किया गया 2019 से, तो 2019 में यह इंक्रीज हुआ है और वो 92% आपको देखने को मिलेगा। 14 स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज है जिन्होंने 100% अपना बर्थ रजिस्ट्रेशन दिया है। ठीक है, उसके बाद 19 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज ऐसे हैं जहां पर 100% एक तरीके से डेथ रजिस्ट्रेशन हुआ है। तो उसके बारे में यहाँ पे बताया गया। मतलब यह है कि अगर हम लोग कंपेयर करें 2018 से 2019 को, तो 2019 के अंदर बर्थ रजिस्ट्रेशन यानी लोगों के जन्म भी ज़्यादा हुआ है और डेथ भी ज़्यादा हुई है, ऐसा यहाँ पर सिचुएशन देखने को मिल जाएगा आप लोगों को। ठीक है, फुल रजिस्ट्रेशन कहाँ कहाँ पर हुआ है, बहुत सारे एरियाज जो कि टॉप पर हैं। ठीक है, जहाँ पर आपको बर्थ रजिस्ट्रेशन भी कंप्लीट देखने को मिलेगा, लोगों ने रजिस्ट्रेशन पूरी तरह से करवाया है। ठीक है, ऐसा नहीं हो कि क्योंकि बहुत सारी ऐसी सिचुएशन देखने को मिल जाती है जहां पर रजिस्ट्रेशन वगैरह नहीं करवाया जाता है। तो फुल रजिस्ट्रेशन कहां कहां पे हुआ है, मिजोरम हो गया, त्रिपुरा हो गया, इन्होंने 100% रजिस्ट्रेशन करवाया है। ठीक है, बर्थ और डेथ दोनों के एरिया में। उसी तरीके से मेघालय हो गया। तो ये एरियाज काफ़ी आगे हैं, लेकिन कुछ एरियाज अभी भी हैं जो काफ़ी पीछे रह गए। वो कौन कौन से हैं आगे हम बताएंगे। सबसे पहली बात यहाँ पे आपको ये देखना है, जो सेक्स रेशियो एट बर्थ है, इसको लेकर बातचीत करें तो हाईएस्ट सेक्स रेशियो आपको कौन कौन से एरियाज में देखने को मिलेगा, वो है अरुणाचल प्रदेश में, उसके बाद नागालैंड, मिजोरम और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के अंदर ये हाईएस्ट सेक्स रेशियो है। अगर इसे कंपेयर करें कौन कौन से स्टेट्स ऐसे हैं जहां पे आपको लोएस्ट सेक्स रेशियो देखने को मिलेगा, तो वो है गुजरात, असम, मध्य प्रदेश और जो है जम्मू कश्मीर। यहाँ पर आपको लोएस्ट सेक्स रेशियो देखने को मिलेगा। ये आर्टिकल कुछ इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बट होगा क्या, इसका आप लोग अपने मेंस एग्जाम में इस्तेमाल कर सकते हो, अपने आंसर राइटिंग में इस्तेमाल कर सकते हो। नाउ आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। यहाँ पर बात करेंगे बेसिकली एक ओकेजन के बारे में। यहाँ पर यह है ज्येष्ठ अष्टमी। अब जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी जी, इन्होंने लोगों को बधाइयाँ दी हैं, खासकर कश्मीरी पंडित कम्युनिटी वाले लोगों को काफ़ी ज़्यादा बधाइयाँ दी हैं, क्योंकि उनका एक अवसर आया था ज्येष्ठ अष्टमी करके। ठीक है, उसके ऊपर ये बधाइयाँ दी गई हैं। अब इस टाइप के जो क्वेश्चन है फेस्टिवल से रिलेटेड, वो आर्ट एंड कल्चर से आप लोग रिलेट कर सकते हो। जीएस पेपर 1 में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो ज्येष्ठ अष्टमी है उसको सेलिब्रेट किया गया किसके द्वारा, कश्मीरी पंडित कम्युनिटी के द्वारा, और इनके द्वारा ही सेलिब्रेट किया जाता है। कहाँ पर, कौन सा मंदिर है, खीर भवानी इन तुलमुला करके यहाँ पर जगह है। तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एक गॉडेस हैं जिनका नाम यहाँ पे आप देख पाओगे रंगनिया देवी यहाँ पे नाम है। तो इनकी पूजा वगैरह करी जाती है। और जैसे हमने देखा इस श्राइन का नाम क्या है, खीर भवानी। तो खीर यहाँ पर मिलती है। खीर जो है मतलब वही आप समझ गए हो, जो चावल को दूध में पका दिया जाता है, बॉईल कर दिया जाता है,
तो वही खीर है, तो इसको प्रिपेयर किया जाता है इस दिन पर, और जो है फूड वगैरह ये जो खीर है वो ऑफर की जाती है। तो इस तरीके से यहाँ पर ज्येष्ठ अष्टमी को मनाया जाता है। नव मेला खीर भवानी की अगर हम बात करें तो ये एक एनुअल फेस्टिवल है, मतलब साल में हर बार आता ही है, जहाँ पर हम लोग जो माता खीर भवानी है, ये गॉडेस है, इनको एक तरीके से ये डेडिकेट किया गया है, पूरा का पूरा त्यौहार है। उसके बाद आपको ये देखना है कि ये जो है पूरा का पूरा इसमें होता क्या है, लोग फास्ट करते हैं, व्रत वगैरह रखते हैं, साथ में इकट्ठे होते हैं ज्येष्ठ अष्टमी पर। और जो ये ज्येष्ठ अष्टमी है ये क्या है, जो आपका मई और जून का महीना देखने को मिलेगा, उसका 8वां डे, यानी कि द 8th डे ऑफ द फुल मून इन द मंथ ऑफ मई एंड जून। तो उस पर्टिकुलर डे पे हम लोग ज्येष्ठ अष्टमी को सेलिब्रेट करते हैं वो लोग, और साथ ही साथ में इकट्ठे होते हैं, व्रत रखा जाता है। तो इस तरीके से इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, तो याद रखना ज्येष्ठ अष्टमी कहाँ पर सेलिब्रेट की गई है, किस कम्युनिटी के बीच में, तो वो कश्मीरी पंडित की कम्युनिटी के बीच में जो है इसको सेलिब्रेट किया जाता है। नाउ आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। यहाँ पर UAM यानी उद्योग आधार मेमोरेंडम के बारे में बात करी गई है। ये आर्टिकल आपका PIB से लिया गया है। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस है, जिसको हम लोग MSME बोलते हैं, इन्होंने अपनी वैलिडिटी बढ़ा दी है उद्योग आधार मेमोरेंडम के लिए। पहले यहाँ पर 31 मार्च हुई थी वैलिडिटी, अब इसको 31 दिसंबर कर दी है। 31 मार्च से फिलहाल 31 दिसंबर तक इसकी वैलिडिटी को बढ़ा दिया गया है। अब ये उद्योग आधार मेमोरेंडम है क्या, इसके अंदर क्या फ़ायदा मिलेगा, जो ये छोटे मोटे एंटरप्राइजेस हैं, छोटे मोटे बिजनेसेस हैं, इनको क्या फ़ायदा मिलेगा। तो ये जो मिनिस्ट्री फॉर MSME है, इन्होंने सितंबर 2015 में जो है उद्योग आधार को नोटिफाई किया था, ये तभी लेकर आए थे। इसमें होगा क्या, जो भी MSME सेक्टर है यानी माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस हैं, वो अगर उद्योग आधार के अंदर रजिस्टर्ड हैं तो उनको बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे। खासकर जो सरकार के, आप कह सकते हो केंद्र सरकार के, राज्य सरकार के जो भी स्कीम्स आती हैं, उनके फ़ायदे ये लोग आराम से उठा सकते हैं अगर वो उद्योग आधार के अंदर रजिस्टर्ड होंगे। तो समझ गए इसका क्या बेनिफिट है, यानी जो MSME है उसको अगर यहाँ पर उद्योग आधार के अंदर रजिस्ट्रेशन हो चुका है तो सरकार के द्वारा जो भी स्कीम्स आएंगी वो यहाँ पर उसके लिए यहाँ पर इनको काफ़ी हद तक बेनिफिट मिलेगा। देखने वाली बात यह है कि ये जो उद्योग आधार मेमोरेंडम है इसको भरा जा सकता है ऑनलाइन में, और ऑनलाइन आप कह सकते हो भर तो सकते हो उस फॉर्म को, और एक तरीके से आप खुद अपने आप भर सकते हो उस पोर्टल पर, ठीक है। और ये जो पोर्टल है क्रिएट किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के द्वारा। तो ये जो उद्योग आधार मेमोरेंडम है, ये आपको एक पेज का रजिस्ट्रेशन देखने को मिलेगा, एक फॉर्मेट मिलेगा, उसमें आपको ये सारी चीज़ें भरनी है, अपने आप को सर्टिफाई करना है कि हाँ हमारी ये एग्जिस्टेंस है, बैंक अकाउंट डिटेल्स देनी है, ठीक है, आधार डिटेल्स देनी है, और छोटी मोटी जो इन्फॉर्मेशन होगी वहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी तो वो छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन उस फॉर्मेट के अंदर भर देनी है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, कोई आपको फीस वगैरह चार्ज नहीं करिए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पे जाकर आपको भरना है, और जैसे ही आप इसके अंदर रजिस्टर्ड हो जाओगे आपके पास एक उद्योग आधार नंबर आ जाएगा। जो भी MSME इसके अंदर डायल आप कर सकते हो रजिस्ट्रेशन करेंगे, और फिर रजिस्ट्रेशन करने के बाद उनके पास नंबर आ जाएगा, एक तरीके से वो रजिस्टर्ड हो चुके हैं। अब सरकार के द्वारा जो भी स्कीम्स आएंगी अलग अलग, जिससे MSME को काफ़ी फायदा मिलेगा, तो वो लोग आराम से उसको अवेल कर पाएंगे। सिंपल। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। अब न्यूज़ के अंदर आ गया है रेवदंदा पोर्ट। अब ये जो रेवदंदा पोर्ट है ये कहाँ पर है, ये न्यूज़ के अंदर क्यों है, तो जो हमारा इंडियन कोस्ट गार्ड है इसने लगभग 16 लोगों को बचाया है इस रवांडा पोर्ट से। वो लोग डूब रहे थे, ठीक है, महाराष्ट्र में। तो रवांडा पोर्ट मैं आपको मैप में दिखा देता हूँ कहाँ पर है। सबसे पहले आपको ये नीचे का एरिया देखने को मिलेगा इंडिया के मैप का। तो यहाँ पे आपको ये मुंबई पोर्ट देखने को मिलेगा। मुंबई पोर्ट से इधर की साइड आपको ज़रा सा सदर्न साइड में आओगे तो यहाँ पर आपको ये रवांडा पोर्ट रेवदंडा पोर्ट देखने को मिल जाएगा। इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। तो ये जो रेवदंडा पोर्ट है कहाँ पे लोकेटेड है, ये मैंने आपको बताया, जो मुंबई है उसके साउथ थोड़ा सा सदर्न साइड में लोकेटेड है, ठीक है। आप कह सकते हो कि यहाँ पर जो पोर्ट है वो किस लिए इस्तेमाल कर रहे जाते हैं, जो बंदरगाह हैं वो शिप का सामान ले जाने के लिए, शिप से जो सामान आया है उसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। वैसे यहाँ पर जो आयरन और वगैरह है उसको अनलोड किया जाता है, उसको यहाँ पर उतारा जाता है, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन यहाँ पर देखने को मिलती है। तो आपको ध्यान रखना है क्या है कि ये जो रेवदंडा पोर्ट है ये आपको महाराष्ट्र के अंदर देखने को मिलेगा, या आपको ध्यान रखना है। आपसे पूछा जा सकता है मैचिंग के फॉर्म में, पहले क्वेश्चन बहुत सारे बने हैं, ये पोर्ट कहाँ पर है, ये पोर्ट कहाँ पर है, तो न्यूज़ के अंदर है। तो आपको ध्यान रखना है रेवदंडा पोर्ट मुंबई में है, ठीक है। तो मैचिंग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये हो जाएगा। आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। यहाँ पर बात करी गई है केमिन पोर्टिन रोड के बारे में। अब ये क्या है, तो जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने हमारे देश को लगभग आप कह सकते हो 12 रोड्स डेडिकेट कर दिए हैं। मतलब हम लोग अब वो 12 सड़कों का इस्तेमाल कर पाएंगे, और जो ये 12 सड़कें हैं इनको बनाया गया है BRO के द्वारा, यानी कि बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इनको बनाया गया है। नॉर्दर्न और ईस्टर्न बॉर्डर एरियाज में इसको बनाया गया है। देखो इसका नाम ही बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन है। ये काफ़ी हद तक उन वाली रोड्स को बनाते हैं जो कि बॉर्डर्स के आसपास वाली रोड्स होती है, उनका यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करते हैं।
अब हुआ क्या है, ये जो इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया कहाँ पर, लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम के अंदर। असम के अंदर एक जिला है लखीमपुर, वहाँ पर ये पूरा इवेंट हुआ है। तो जो हमारे रक्षा मंत्री यानी डिफेंस मिनिस्टर, उन्होंने इनॉग्रेट किया, उद्घाटन करा है। 20 किलोमीटर लंबा एक आप कह सकते हो रोड बनाया गया है किमिन पोटिन करके। किमिन पोटिन रोड जो है आसाम के लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपको ये देखने को मिल जाएगा। अब इस रोड के साथ साथ 9 और रोड्स बनाई गई हैं अरुणाचल प्रदेश में, और एक एक रोड बनाई गई है लद्दाख के अंदर, एक रोड बनाई गई है जम्मू कश्मीर के अंदर। तो ये सारी आप कह सकते हो ये जो रोड्स है ना, ये कहीं ना कहीं बॉर्डर के आसपास बनाई गई हैं। और ये जो रोड्स बनाई गई हैं बीआरओ के द्वारा, आपको ध्यान रखना है, ये जो रोड्स बनाई गई हैं या अलग अलग प्रोजेक्ट के अंडर बनाई गई है। जैसे कि कोई जो भी रोड बनाई गई है उसके लिए अलग अलग प्रोजेक्ट चलाया गया है। जैसे कि हर एक प्रोजेक्ट का नाम है अरुणक, वर्तक, ब्राह्मणक, उदयक, हिमांक, संपर्क। तो इस तरीके के यहाँ पे प्रोजेक्ट के इनको नाम दिए गए हैं, जो कि आपको इतना इसके ऊपर ध्यान नहीं देना है, वो अपने स्टेट वाइज जो भी एग्जाम्स होंगे उसको वो यहाँ पर ध्यान देंगे। अब यहाँ पे क्या है, ये सारे ही प्रोजेक्ट्स बनाए गए हैं बीआरओ के द्वारा, यानी बॉर्डर रोड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि बीआरओ काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में बार बार आपको देखने को मिल रहा है। ये है क्या, तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। काफ़ी बार हमने पहले भी डिस्कशन किया है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। तो ये जो बॉर्डर रोड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ये आपको जीएस पेपर 3 से इसको रिलेट कर पाओगे। डिफेंस एंड सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट ये हो जाता है। तो ये जो बीआरओ है बेसिकली एक ये रोड कंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूटिव फोर्स है, जो कि भारत के अंदर देखने को मिलती है, जो कि सड़क को बनाने का काम करती है। तो ये जो बीआरओ है ये डेवलप करती है, मेंटेन करती है रोड नेटवर्क्स को, जैसे हमने देखा खासकर बॉर्डर वाले एरियाज में। बॉर्डर वाले एरियाज इंडिया किन किन से बॉर्डर शेयर करता है, अफगानिस्तान, भूटान, म्यांमार, तजिकिस्तान और श्रीलंका, इनसे बॉर्डर्स को शेयर करता है। तो कहीं ना कहीं तो आप कह सकते हो कि इनके बॉर्डर्स के आसपास जो है रोड्स वगैरह को डेवलप करने का काम करता है बीआरओ। बीआरओ को फॉर्म किया गया था 7 मई 1960 के अंदर, और साथ ही साथ ये किसके मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, तो आपको ध्यान रखना है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आपको देखने को मिल जाएगा। और इसके जो एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं बीआरओ के, वो हैं डायरेक्टर जनरल बॉर्डर रोड्स, जो कि एक तरीके से लेफ्टिनेंट जनरल होते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। सिंपल हो गया, आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। तो यहाँ पर डिस्कशन किया गया है एटलस ऑन जनरल इलेक्शन 2019। अब आपको मालूम होगा 2019 में जनरल इलेक्शंस हुए थे, तो उसी के लिए यहाँ पर एक एटलस पब्लिश कर दिया गया है, इसको रिलीज़ कर दिया गया बेसिकली, कि इलेक्शंस के अंदर कितना ज़्यादा पार्टिसिपेशन हुआ है। मैं आपको बताऊंगा ये आर्टिकल आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हो, और काफ़ी बेहतरीन तरीके से इस आर्टिकल का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, जो कि हाल ही में ही अपॉइंट हुए थे, आपको मालूम होगा, श्री सुशील चंद्रा जी। उसके बाद हमारे इलेक्शन कमिश्नर हैं श्री राजीव कुमार, और दूसरे इलेक्शन कमिश्नर है, क्योंकि आपको मालूम है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, जो कि इलेक्शंस कंडक्ट करवाता है, इसके अंदर एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और 2 इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं। ठीक है, अब ये 2 इलेक्शन कमिश्नर्स में से एक इलेक्शन कमिश्नर तो अभी हाल ही में ही चूज होकर आए थे, आपको मालूम होगा, श्री अनूप चंद्र पांडे जी। अब इन सब ने मिलकर जनरल इलेक्शन 2019 को रिलीज़ कर दिया है एक एटलस की फॉर्म में। जो आप यहाँ पर पिक्चर देख रहे हो नीचे, ये एटलस की फॉर्म में रिलीज़ किया गया है 15 जून 2021 को। अब इस जनरल इलेक्शन एटलस के अंदर क्या क्या चीज़ें बताई गई, जो ये 17वां जनरल इलेक्शन हुआ था साल 2019 में, यहाँ पर देखने को मिला है काफ़ी सारे लोगों ने वोटिंग के अंदर पार्टिसिपेट किया। लगभग 61.468 करोड़ वोटर्स ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया था। 10.378 लाख जो हैं पोलिंग स्टेशंस बनाए गए थे। बहुत सारे यहाँ पर लोगों ने वोट किया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये देखने को मिलेगी, जो ये स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं, इन सभी में से जो वेमेन का वोटिंग परसेंटेज है वो ज़्यादा था एज कंपेयर टू द मेल वोटिंग परसेंटेज। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसी की वजह से आर्टिकल मैंने आपको लिए यहाँ पर लगा रखा है। अब आप किसका अपने मेंस आंसर राइटिंग में जीएस पेपर 1 में जो भी वेमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड टॉपिक आएगा, तो आप यहाँ पर इन चीज़ों को लिख सकते हो कि चीज़ें थोड़ी सी इंप्रूव हुई हैं। खासकर बात करें इलेक्शंस में, तो वेमेन्स ने ज़्यादा वोट दिए थे साल 2019 के जनरल इलेक्शन में। ऐसी चीज़ें यहाँ पर आप लोग शो कर सकते हो। उसके बाद इसका काफ़ी अच्छा इंपैक्ट भी पड़ेगा। दूसरी चीज़ जो है यहाँ पर जो जेंडर रेशियो है, इसका कहीं ना कहीं पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिला है, क्योंकि जैसा कि पहले होता था जो वेमेन है वो काफ़ी पीछे रह जाती थी, वेमेन जो है काफ़ी कम वोट करती थी, तो वो चीज़ें यहाँ पे नहीं देखने को मिली है। जो जेंडर रेशियो है वो काफ़ी पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़ा है, उसके बारे में बातचीत करी गई है। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट है, इसको आप कह सकते हो, जो कुछ आर्टिकल आपको सामने दिख रहा है कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको पढ़ भी सकते हो या छोड़ भी सकते हो, डोंट वरी। फिलहाल जो चीज़ इंपॉर्टेंट थी वो मैंने आपको बता दी है। नाउ आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। यहां पर डिस्कशन किया गया है पीयूसी के बारे में। यह है बेसिकली पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट। यह सर्टिफिकेट आप सभी को मिलेगा, पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट, यानी पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए
यह सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे हैं, इन्होंने यहाँ पर नोटिफाई किया एक तरीके से एक फॉर्मेट। अब क्या होगा, ये जो पोल्यूशन अंडर कंट्रोल जिसको हम लोग पीयूसी सर्टिफिकेट बोल रहे हैं, ये दिया जाएगा पूरे देश भर में। अब जो किस रूल के अंडर में दिया जा रहा है, तो सेंट्रल मोटर व्हीकल्स रूल 1989, हमारे पास ये रूल्स हैं, काफ़ी पुराने हैं, तो इसी के अकॉर्डिंग में ये सर्टिफिकेशन दिया जाएगा। अब सर्टिफिकेशन के फ़ायदे क्या होंगे, इसके क्या फीचर्स होंगे। सबसे पहली बात तो एक यूनिफॉर्म ये पीयूसी सर्टिफिकेट होगा, जो कि सभी लोगों के पास ये बिल्कुल सेम सा पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट मिलने वाला है, जो कि आप कह सकते हो कि एक तरीके से ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेप्ट क्या है, जो डॉक्यूमेंट है इसमें, अगर आप लोगों को सर्विस सेंटर पे जाते हो अपने व्हीकल की सर्विस वगैरह करवाने, तो इस डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल होगा। और ये सेंटर आप कह सकते हो ये सर्विस सेंटर सर्विस वाले जो भी सर्विस सेंटर वाले होंगे, वो इस डॉक्यूमेंट को मांगेंगे और यहाँ पर ये दिखाया ही जाएगा। ठीक है, इसके बेसिस पर आपकी व्हीकल की सर्विस होगी। और जो है मतलब आपका जो व्हीकल है वो कितना पोल्यूशन कर रहा है, कितना पोल्यूशन नहीं कर रहा है, उसके बेसिस पर जो है सर्विस वगैरह देखने को मिलेगी। उसके बाद यहाँ पर क्या है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होगी, जैसे कि व्हीकल का ओनर, जो व्हीकल ओनर है उसका मोबाइल नंबर भी होगा, उसका नाम होगा, उसमें उसका एड्रेस होगा, इंजन नंबर होगा उसकी गाड़ी का, चैसिस नंबर होगा। चैसिस नंबर मतलब कि एक इंडिविजुअल का पर्सनल नंबर होता है कि उसको एक तरीके से ट्रैक करा जाता है उस नंबर पे, तो चैसिस नंबर भी होगा, लेकिन उसके सिर्फ लास्ट के 4 डिजिट्स होंगी और ज़्यादा कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पर ये सारी इन्फॉर्मेशन होने वाली है इस सर्टिफिकेट के अंदर में। नाउ जो ओनर का मोबाइल नंबर है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, जहाँ पर आपको एसएमएस वगैरह मिलते रहेंगे कि कब तक का वैलिडेशन होगा, कब तक का यहाँ पर वैलिडिटी रहने वाली है इस आपके सर्टिफिकेट की, और कितना कितना फ़ी चार्ज करना है, क्या फ़ी होगी, ये सब कुछ आपको अपने एसएमएस पर मिल जाएगा। तो ये सर्टिफिकेशन चार्ज किया जाएगा। ये आर्टिकल आपका ऑल इंडिया रेडियो से लिया गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये हो जाता है। इसके अंदर आपको क्यूआर कोड देखने को मिलेगा, क्यूआर कोड प्रिंटेड होगा इसके, तो या इस फॉर्म पर, तो आप लोग यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो इस पीयूसी सेंटर से। तो ये सारी चीज़ें बताई गई हैं, आपके पास ये सर्टिफिकेट होगा, काफ़ी हेल्पफुल होगा, हम लोग काफ़ी हद तक पोल्यूशन को कंट्रोल कर पाएंगे इसके अंडर में। आगे बढ़ते हैं आज के लास्ट आर्टिकल की तरफ। एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और लास्ट वाला आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बात करी गई है ओएफबी के बारे में, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के बारे में डिस्कशन किया गया है। देखो, जो हमारी यूनियन कैबिनेट है उसने अप्रूवल कर दिया है कि ये लोग कॉरपोरेटराइजेशन करने वाले हैं। ब्रिटिश के टाइम का जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड है हमारे पास, जो कोलकाता के अंदर लोकेटेड है, उसका कॉरपोरेटाइजेशन किया जा रहा है। कॉरपोरेटाइजेशन का सिंपल सा मतलब ये है कि ये जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड है ये रहेगा, तो इसकी जो ओनर है वो तो सरकार रहेगी, ठीक है, ओनरशिप सरकार के पास रहेगी, बट जो है इसको प्राइवेट के हाथों में थमाया जाएगा। प्राइवेट प्लेयर्स जो है इसको रन करेंगे, लेकिन ध्यान रखना ओनरशिप सरकार के पास रहेगी। इसके अंदर 41 फैक्ट्रीज हुआ करती थी, 41 फैक्ट्रीज हुआ करती थी। इनको हम लोग क्या करने वाले हैं, 7 नए एंटिटीज़ के अंदर, 7 नई कंपनीज के अंदर बदलने वाले हैं। अब ये जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड है, ये सब क्या चीज़ें हैं, इसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल है। ये आर्टिकल आपका जीएस पेपर 2 से रिलेट कर सकते हो, जीएस पेपर 3 से रिलेट कर सकते हो। न्यूज़ क्या है मैंने आपको बता दिया। न्यूज़ स्ट्रक्चर क्या हो रहा है, जो 41 कंट्रीज़ हैं हमारे देश भर में, उसको डिसॉल्व किया जा रहा है। लगभग 7 नए आप कह सकते हो डीपीएसयू बनाया जा रहा है, डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स बनाई जा रही हैं। आप कह सकते हो जो इसका ओनरशिप है वो सरकार के पास रहेगा 100%, लेकिन इसको रन कौन करेगा, रन प्राइवेट करेगा। जो काम चलाएगा इसके अंदर वो प्राइवेट चलाएंगे। अब जो ये कंपनीज होने वाले हैं, जो हम लोग 7 अलग अलग कंपनीज बनाने वाले हैं, ये अलग अलग चीज़ के ऊपर फोकस करेंगी। और मैं आपको बता दूं, ये जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड है इसका मेन काम यही है, जो भी वेपन्स वगैरह बनाए जाते हैं, गन्स, आर्टिलरीज वगैरह बनाई जाती हैं, वो सब इन्हीं फैक्ट्रीज के अंदर बनाई जाती हैं। ओके, तो अब क्या होगा, जैसे कि हम लोग, अब एक क्वेश्चन आपके दिमाग में ये हो रहा होगा, अब सरकार क्या कर रही है, चीज़ें प्राइवेट के हाथ में दे रही है। अब जो भी काम करेंगे लोग प्राइवेट वाले काम करेंगे, तो क्या होगा, पेंशन वगैरह नहीं मिलेगा, ठीक है। जो एम्प्लॉयज़ वगैरह हैं उनको तरीके से ये प्रॉब्लम्स देखने को मिलेगी। तो ऐसा नहीं है, जो पेंशन लाइबिलिटीज़ वगैरह, जो रिटायर वगैरह पर्सन है, ठीक है, या फिर एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं, उन सबको यहाँ पे पेंशन वगैरह मिलेगी, सरकार जो है उनका पेंशन वगैरह देती रहेगी। क्वेश्चन ये है, जहाँ से आपके लिए क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, वो ओएफबी, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड, ये बेसिकली है क्या। ये एक बॉडी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आती है। और पहला ये फैक्ट्री यानी कि पहली ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बनाई गई थी कब, 1712 में, लगभग 300 साल पहले बनाई गई थी डच कंपनी के द्वारा। उस समय गन पाउडर फैक्ट्री बनाया गया था वेस्ट बंगाल के अंदर, यानी गन पाउडर बनाया जाता था, ठीक है। तो वेपन्स वगैरह, जैसे मैंने आपको बताया, वेपन्स वगैरह बनाने के लिए काम करती है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का आपको हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा कोलकाता के अंदर।
सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस यही है, ये लोग वेपन हो गए, बॉम्ब हो गए, इन सारी चीज़ों को बनाते हैं हमारी फोर्सेस के लिए, हमारी पुलिस फोर्सेस के लिए ये सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। अब आप देख पाओगे एग्जैक्टली क्या क्या चीज़ें बनाई जाती हैं, जैसे कि सिविलियन मिलिट्री ग्रेड आर्म्स हो गए जो बॉम्ब होते हैं, और एक्सप्लोसिव्स हो गए, प्रोपलेंट केमिकल्स मिसाइल सिस्टम हो गया, या फिर मिलिट्री व्हीकल्स, आर्मर्ड व्हीकल्स, ऑप्टिकल डिवाइसेस, पैराशूट, सपोर्ट इक्विपमेंट, ट्रूप क्लॉथिंग, जनरल स्टोर आइटम्स, ये सारी चीज़ें जो है ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड बनाता है, तो इसके बारे में ध्यान रखना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने अभी आप लोगों को बता दी हैं सिंपल वे में। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। इसका कॉर्पोरेटाइजेशन हो रहा है और ये जो 41 एंटिटीज़ हैं इसको लगभग सात नई एंटिटीज़ बनाई जा रही हैं जो कि मिलकर नया नया काम करेंगे, अलग अलग चीज़ों को डेवलप करेंगी। कैसे होगा ये काम, ये आगे आने टाइम पे इन्फॉर्मेशन हम लोग को मिलेगी इसके बारे में। तो इसी के साथ करते हैं लेक्चर को समाप्त। आई होप आप लोगों को सभी आर्टिकल्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।